19 अक्टूबर 2025 सुबह के 9:30 बजे पेरिस के लूव्र म्यूजियम में कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। म्यूजियम हर रोज की तरह भीड़ से भरा था। टूरिस्ट यहाँ पर फोटो खींच रहे थे, बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे और सिक्योरिटी स्टाफ इसे एक नॉर्मल डे समझकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। म्यूजियम के बाहर एक ट्रक आता है, उस पर एक कंस्ट्रक्शन लिफ्ट लगी थी और उसी लिफ्ट से 4 लोग म्यूजियम के अंदर घुस आए। ये टूरिस्ट नहीं थे, ये थे चोर, काफी हाई फाई चोर। और फिर जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर चोरी की, उसको सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। ये कहानी तो शुरू होती है एक नॉर्मल सुबह से, लेकिन खत्म हुई दुनिया भर की कला और सिक्योरिटी को सवालों के घेरे में लाने के बाद। 19 अक्टूबर 2025 सुबह के 9:30 बजे लूव्र म्यूजियम के दरवाजे खुलते हैं और कई लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं। तभी म्यूजियम के बाहर एक ट्रक आकर रुकता है। ये दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कंस्ट्रक्शन ट्रक हो, लेकिन उस ट्रक की लिफ्ट काफी अलग थी। लोग उसे देखते रहे और फिर चल पड़े। उन्होंने सोचा शायद ये कोई नया एग्जीबिशन शुरू होने वाला है, और इसी भ्रम ने चोरों को सबसे बड़ी ताकत दे दी। ट्रक रुकता है, 4 लोग उतरते हैं। 2 ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पोशाक पहनी थी और 2 आम कपड़ों में थे। उनके हाथ में था ग्राइंडर, दस्ताने और हेलमेट, और उनकी आंखों में था कॉन्फिडेंस, जो कि प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही आता है। ये चोर बिना कोई देरी किए लिफ्ट की मदद से म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां पर बेश कीमती ज्वेलरी रखी हुई थी। सबसे पहले ये लोग खिड़की तोड़ते हैं और फिर ग्राइंडर की मदद से 2 ग्लास के सेफ काटते हैं जिनमें बेश कीमती ज्वेलरी रखी हुई थी। इन लोगों ने ये सारा काम सिर्फ कुछ ही मिनट्स में किया और बेश कीमती हार, ताज और 1300 हीरो से जड़ा एक बड़ा सा नेकलेस उनके हाथ में आ चुका था। अगर टोटल कीमत की बात करें तो 88 मिलियन यूरो से भी ज्यादा की ज्वेलरी इनके हाथ में आ चुकी थी। लेकिन इन चीजों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा थी। ये थी रॉयल हेरिटेज और हिस्ट्री की पहचान। यहाँ से ज्वेलरी चोरी करने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन अफरा तफरी में इनके हाथ से एक क्राउन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखते ही सभी समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है। जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि ये यहाँ पर काम करने आए हैं, अब उनके दिमाग में सब कुछ साफ क्लियर हो चुका था कि ये लोग काम करने नहीं बल्कि यहाँ पर चोरी करने आए हैं। लेकिन इससे पहले कि सिक्योरिटी स्टाफ को असली बात समझ आ पाती, ये लोग यहाँ से निकल भागते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते। ये चोर कोई नॉर्मल चोर नहीं थे। इन्होंने प्लानिंग इतनी अच्छी से की थी कि म्यूजियम की हर छोटी से बड़ी जानकारी इनके पास थी कि ज्वेलरी कहाँ पर रखी गई है, कैमरे की डायरेक्शन किस ओर है और गार्ड्स की शिफ्ट कब से कब तक होती है। इन्होंने म्यूजियम में अंदर घुसने के लिए जिस लिफ्ट की मदद ली थी, वो दिखने में तो ऐसी लग रही थी जैसे मेंटेनेंस व्हीकल हो, लेकिन वो काफी हाईटेक थी। सब कुछ पहले से ही सेट था। और यही सोच हमें ले जाती है अगले क्वेश्चन की ओर। ये लोग कौन थे? क्या ये सिर्फ कुछ चोर थे या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा थे? इस चोरी के तुरंत बाद जांच शुरू हो जाती है। म्यूजियम डायरेक्टर लॉरेंस ने पुलिस को सूचित किया। पेरिस पुलिस, DGSI और बाद में इंटरपोल ने भी इस केस में अपना हाथ बटाया। सबसे पहले हर कैमरा रिकॉर्ड खंगाला गया, हर खिड़की की जांच हुई और हर शिफ्ट के गार्ड से पूछताछ हुई। ये चोर जिस ट्रक में आए थे उसकी नंबर प्लेट भी सर्च की गई, लेकिन जाहिर सी बात है वो नकली थी। यहाँ तक कि म्यूजियम में इनके कुछ छोड़े हुए टूल्स भी मिले जिन पर इनका DNA था, जैसे ग्लव्स और हेलमेट और बाकी कुछ टूल्स। सभी ने सोचा कि इस पर जो DNA है उनकी मदद से ये चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इन चोरों ने ये सभी चीज यहाँ पर जानबूझकर छोड़ी है ताकि पुलिस का ध्यान किसी और एंगल पर चला जाए और तब तक ये लोग सिटी छोड़कर भाग जाएं। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन सभी ज्वेलरी को मार्केट में बेचना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर एक टुकड़े की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स हिस्ट्री के साथ अटैच है। पर चोरों के पास अभी भी कई ऑप्शंस हैं। ज्वेलरी को रीफेब्रिकेट करना, डायमंड्स निकालकर अलग अलग करके बेचना या फिर कस्टम डाइसिंग करके पहचान बदल देना। ये वही रास्ते हैं जिनके जरिए ब्लैक मार्केट में बड़ी डील्स होती हैं। और अगर बात करें म्यूजियम की सिक्योरिटी की, तो वो काफी कमजोर थी। कुछ हिस्सों में कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे और सबसे बड़ी गलती ये रही कि इतने बड़े ट्रक को सस्पिशियस माना ही नहीं गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने सोचा कि ये सब सेफ है और सिक्योरिटी डायरेक्टर ने बाद में कहा कि हमारे लिए यही सबसे बड़ी गलती रही। इसके बाद इंटरपोल ने तुरंत चोरी हुई ज्वेलरी को अपनी स्टोलन वर्क ऑफ आर्ट लिस्ट में डाला। न्यूयॉर्क टाइम, BBC और दुनिया भर के मीडिया ने इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी चोरी माना है। दुनिया ने देखा कि अगर लूवरे जैसे म्यूजियम की सिक्योरिटी फेल हो सकती है तो बाकी इंस्टीट्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन कितने सेफ है। जांच में और क्लू भी मिले। ट्रक का जो मैप था वो नॉर्मल नहीं था, बल्कि एक प्लान किया हुआ रूट था जो बॉर्डर और बड़े चेक पॉइंट से बचकर निकल रहा था। ये मैप हमें ये संकेत देता है कि चोरों के पास इंटरनेशनल नेटवर्क का पूरा नॉलेज था। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये कोई ऐसे ही की गई चोरी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ की गई है। इन्वेस्टिगेटर्स ने छोड़े हुए ग्लव्स और हेलमेट से डीएनए निकालने की कोशिश की, लेकिन पूरी प्रोफाइल मैच नहीं हो पाई। हालांकि कुछ डीएनए क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ भी मैच हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि चोरों ने ये सभी जानकारी जानबूझ के छोड़ी थी ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज किया जाए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ डिजिटल फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, कुछ नोट्स, मैप्स और कुछ इनडायरेक्ट राइटिंग जो ये बताती हैं कि चोरों ने ये हाइस्ट सालों से प्लान कर रखी थी। इन डॉक्यूमेंट्स में एक बात क्लियर थी, चोर सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए थे। शायद उनका मोटिव और भी बड़ा था, आर्ट मार्केट की वीकनेस को एक्सपोज करना या फिर कोई हिडन मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड करना। हालांकि इसके प्रूफ कम है और सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे छुपी हुई है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि एक्सपर्ट्स ने ये भी वार्न किया है कि ये सिर्फ पेरिस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर चोर नहीं पकड़े गए तो ये दूसरे देशों में भी होने वाला है, क्योंकि आर्ट थेफ्ट अब केवल मनी मेकिंग एक्ट नहीं रह गई है, ये एक प्रोफेशन बन चुकी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइज बिजनेस की जिसमें रिसर्च, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग तक शामिल है। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी पाया है कि हाइस्ट के समय कुछ कैमरे बंद होने के पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं था, बल्कि ये शटडाउन किए गए थे। लेकिन अभी कोई नहीं जानता कि इसके पीछे किसका हाथ है। फाइनल मैसेज ये है कि लूवर म्यूजियम की ये चोरी सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, ये एक वार्निंग है। वार्निंग ये है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो काफी फ्रेजाइल है। इसकी सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, सभी का कोऑपरेशन और ग्लोबल पॉलिसीज जरूरी हैं। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, ये पूरी तब होगी जब चोर पकड़े जाएंगे और चोरी हुई बेशकीमती ज्वेलरी मिलेगी, तब जाकर पता चलेगा इसके पीछे किसका हाथ है और मोटिव क्या था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।